हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक गुप्ता और आप लोग के लिए एक नया वीडियो आने वाले हैं जहां पर मैं कुछ सीरीज लेके आया हूं टॉप 100 एमसीक्यू सीरीज। तो यहां पर जितने भी मैकेनिकल एक्सपेरेंट है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जैसे कि आप लोग अगर तैयारी कर रहे हैं एसएससी जेई, आरआरबी जेई, सीएसईबी जेई एई की बात करूंगा या गेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा, सारे बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बिकॉज ऑफ आपने स्टडी कर लिया, चलो बढ़िया है। आपने टेस्ट सीरीज लगा ली, बहुत बढ़िया है। बेटा अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपको टॉप 100 क्वेश्चन कहने का मतलब जो एग्जाम में आए हुए बार बार आते हैं वो क्वेश्चन यहाँ पर मैं डील करने और सारे सब्जेक्ट की बात करूंगा। पहले मैं लेके आया हूँ आप लोग के लिए फ्लूइड मैकेनिक्स। अब देख पा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के टॉप 100 क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ये वीडियो, ऑटोमेटिकली आप लोग देख पा रहे हैं। अगर रेलवे रेलवे जेई की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे साथ बिल्कुल जुड़े रहिए और टॉप 100 क्वेश्चन पार्ट पार्ट में ऐसे कन्वर्ट करते हुए मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। तो आज पहला लेक्चर है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और ये सीरीज कंटिन्यू चलते रहिए। ओके, रेडी है आप लोग? चलिए। तो याद रखना बेटा कि अगर एग्जाम में हम लोग छोटी छोटी सिली मिस्टेक करते हैं उससे बचने के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले टाइम में सारे एग्जाम बहुत अच्छे से जाएंगे, बशर्ते आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं और टॉप 100 क्वेश्चन पार्ट पार्ट में होगा। आज पार्ट नंबर 1 है, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। पहला क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख पा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नो यूनिट? ऐसा कौन सा आपका पैरामीटर है जिसका यूनिट नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। पहला है सरफेस टेंशन, सेकंड है काइनेमेटिक विस्कोसिटी एंड स्ट्रेन और बल्क मॉडुलस। कहने का मतलब यहाँ पर फ्लूइड प्रॉपर्टीज की बात हो रही है जहां पर आपको पूछा जा रहा है किसका यूनिट नहीं है। जैसे सरफेस टेंशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त? सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। कलर चेंज कर लें क्या? चलो कलर हम चेंज कर लेते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, आपने पढ़ा होगा। अगर फोर्स पर यूनिट लेंथ की बात करेंगे, न्यूटन पर मीटर की बात होती है, तो डेफिनेटली ये इसका यूनिट होता है, सरफेस टेंशन का यूनिट होता है। तो आपका आंसर तो ये नहीं होगा। ओके। सेकंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी। एक होता है डायनेमिक विस्कोसिटी होता है बेटा, एक काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। और काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम लोग न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और आप लोग को पता होगा डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? काइनेमेटिक विस्कोसिटी बोलते हैं। इसका यूनिट अगर मैं निकालता हूँ तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड की बात होती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर फिर हमको यूनिट देखने को मिला। नेक्स्ट जो है स्ट्रेन की बात करते हैं, एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करें। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ हम लोग देखते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखते हैं, मतलब लेंथ अपॉन लेंथ, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो दोनों कैंसल आउट हो गए, नो यूनिट की बात है। यूनिट लेस या फिर नो यूनिट की बात करूंगा यहाँ पर। किसकी बात करूँ? यूनिट लेस बोलो या फिर नो यूनिट? यूनिट लेस। आप लोग देखे होंगे बेटा यहाँ पर दो वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, यूनिट लेस या फिर नो यूनिट। तो यूनिट लेस कभी क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आपको सतर्क रहना है भैया। या नो यूनिट की बात है, जैसे इस क्वेश्चन में नो यूनिट बोला गया है, तो डेफिनेटली आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। बल्क मॉडुलस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जैसे प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, प्रेशर हो गया बेटा, स्ट्रेस हो गया, है ना। ऐसे रिप्रेजेंट एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं उसको, स्ट्रेस को सिग्मा से भी करते हैं। तो इसका क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कहने का मतलब आपको डेफिनेटली आप यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं दोस्त, सी फॉर कैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे। Which one of the following sets of condition clearly apply to ideal fluid? आइडियल फ्लूइड का नेचर पूछा जा रहा है। आइडियल फ्लूइड का नेचर क्या क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। ऐसा फ्लूइड जो एग्जिस्ट ही नहीं करता आपके अर्थ में, ओके, उसको आइडियल फ्लूइड बोलते हैं। उसके कुछ कंडीशंस होंगे, उसकी बात करेंगे। यहाँ पर विस्कोसिटी और कंप्रेसिबिलिटी की बात होती है। ऐसा फ्लूइड जहाँ पास विस्कोसिटी नहीं होती, मतलब नो इन विस्कस फ्लूइड बोलते हैं, फिर इन विस्कस फ्लूइड बोल देते हैं हम लोग इसको, या फिर नो विस्कोसिटी की बात करते हैं, नो विस्कोसिटी। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया दोस्त, नो विस्कोसिटी। और कंप्रेसिबिलिटी नहीं बोलते, इनकंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, इनकंप्रेसिबिलिटी। ये बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। जिसे कंप्रेसिबिलिटी, इनकंप्रेसिबिलिटी मतलब डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू ऑफ द फ्लूइड की बात करेंगे, जहां पर डेंसिटी कांस्टेंट, जैसे वाटर, वाटर की डेंसिटी हम लोग कांस्टेंट कंसीडर करते हैं तो हम इनकंप्रेसिबल फ्लूइड बोलते हैं। और इनविस्कस, दो प्रॉपर्टीज हमेशा पूछा जाता है भैया,
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। विस्कोसिटी है, विस्कस फ्लूइड नहीं है सर। नॉन विस्कस या इन विस्कस की बात करेंगे, यस सर ये है। और कंप्रेसिबिलिटी, बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर बेटा। यहाँ पर इन विस्कस की बात हो गई और इनकम्प्रेसिबल की बात होगी। जहाँ विस्कोसिटी क्या होगी है, जीरो हो जाती है बेटा, है ना। विस्कोसिटी जहाँ जीरो हो जाती है और डेंसिटी जो होता है कांस्टेंट होता है, वहां पर हम बात करते हैं इन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। यहाँ पर नॉन विस्कस दिया हुआ है लेकिन कंप्रेसिबिलिटी बोल दिया है, ये भी रॉन्ग होंगे बेटा। विस्कोसिटी बोल दिया है, रॉन्ग हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी के साथ चलेंगे। तो ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा था और इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को बनाना कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग देख पा रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखो, न्यूटोनियन फ्लूइड। व्हाट इज द न्यूटोनियन फ्लूइड? द शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। पहला, शेयर स्ट्रेस बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी की बात हो रही है। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी की बात हो रही है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी की बात हो रही है। थर्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन रेट की बात हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन d5/dt की बात करता हूं मैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन की बात होगी है। शेयर स्ट्रेन क्या होता है ना, शेयर स्ट्रेन की बात करेंगे तो शेयर स्ट्रेन चेंज इन बात होती है। अब इतना बात हो गई, लेकिन अब बात होती है बेटा व्हाट इज द न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड ऐसा फ्लूइड है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। और न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, इट इज द शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। मैंने बोला रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, बोला क्या बोला बेटा, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन, और इसी को बोलते हैं रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। क्या बोला बेटा शियर स्ट्रेन की बात करते हैं। अब बोलेंगे सर यहाँ पर देखते हैं बेटा, यहाँ पर शेयर स्ट्रेन बोला है, नॉट रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन बोला है, याद रखना। और इसी को हम डायरेक्टली एक वर्ड और लिखते हैं du/dy। इसे ही हम क्या बोल देते हैं बेटा, डिफॉर्मेशन रेट। इसको क्या बोल दिए, रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन को ही बोलते हैं डिफॉर्मेशन रेट। क्या बोलते हैं दोस्त, डिफॉर्मेशन रेट। डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन रेट की बात करते हैं, ठीक है। और अगर मैं बोलूं du/dy, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। क्या है दोस्त, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो ये बात समझ आ गई। तो डेफिनेटली आप लोग समझ पा रहे हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, पहला केस। दूसरा जो है ये भी रॉन्ग है, ये तो विस्कोसिटी की बात ही नहीं हो रही है दोस्त। अपन क्या बात कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफॉर्मेशन रेट, तो सी फॉर चेन्नई। अब बच्चे लोग क्या हो जाते हैं यहाँ पास कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन, बेटा शेयर स्ट्रेन नहीं, यहाँ पर अगर रेट लिखा होता है तो डेफिनेटली डी ऑप्शन होता है, हम सी की ओर। तो क्वेश्चन देखो कैसे, छोटा सा वर्ड है जिससे आप समझ पा रहे हैं। एक और डिफॉर्मेशन रेट होता है, एक होता है शेयर स्ट्रेन होता है, एक होता है रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन। तो यहाँ पर रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन दिया रहता और डेफिनेटली डी ऑप्शन आता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 1 लीटर ऑफ द फ्लूइड हैज मास ऑफ 7.5 kg, मतलब मास ऑफ 7.5 kg कोई फ्लूइड है जिसका मास दे दिया है 7.5 kg दे दिया गया है, देन इट्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी। व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी? तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, इट इज अ represent of small s, okay, it is a ratio of, it is a ratio of density of fluid upon density of water की बात कर लो। ये बात हो गई, ये अपने को पता है। वाटर की डेंसिटी क्या होता है बेटा, 1000 होता है, ये भी अपने को पता है। अब मुझे निकालना है फ्लूइड की डेंसिटी। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब वॉल्यूम यहाँ पर ध्यान देखना बेटा, 1 लीटर दिया है, वॉल्यूम क्या दिया है, 1 लीटर। सबसे पहले 1 लीटर को आप लोग कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर क्यूब में, है ना, क्योंकि वॉल्यूम है। तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10 पावर, अब बात करेंगे -3 की बात करो, है ना, -3 मीटर क्यूब होता है, या फिर हम बोलते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब। आपकी मर्जी, जैसे जो यूज करना है, सेंटीमीटर वाला यूज करना है या फिर मीटर वाला, तो मैं मीटर वाला यूज करता हूँ, ठीक है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास कितना दिया हुआ है, 7.5 दिया है दोस्त, अपॉन वॉल्यूम कितना है, हम मीटर क्यूब की बात करेंगे तो 1, क्योंकि ऐसा यूनिट हमेशा हम लोग मीटर क्यूब में ही बात करते हैं। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7.5 इंटू 10 पावर 3 की बात करेंगे। हमको डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मिल गया बेटा, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पर फ्लूइड फॉर्मूला में रख दूंगा मैं। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या हो जाएगा, 7.5 इंटू 10 पावर 3 डिवाइड बाई 1000 को ऑलरेडी हम लोग क्या लिखते हैं, 10 पावर 3 लिखते हैं, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या बेटा 7.5।
तो स्पेसिफिक ग्रेविटी S इज इक्वल टू 7.5 ये फ्लूइड की डेंसिटी हो जाएगी। तो आप ऑप्शन देखेंगे बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। 7.5 इज द करेक्ट आंसर है बेटा। बहुत याद रखना, इसका कोई यूनिट नहीं होता, स्पेसिफिक ग्रेविटी का यूनिट नहीं होता। और आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसका अगर ये डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड डायरेक्टेड वाटर की बात करेंगे। और ऐसे ही बोल सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर की बात हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है विस्कोसिटी। विस्कोसिटी हैज द फॉलोइंग डायमेंशन। तो आपका ml(T)(2), ml−T-2, ml-2T-2 और ml−T-1। तो इसका डायमेंशन, तो विस्कोसिटी को हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू du/dy होता है। तो हम लोग यहाँ पर म्यू लेते हैं और टाउ डिवाइड बाई हम बात करते हैं du/dy। अगर इसके यूनिट के हिसाब से जाएंगे न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दोनों फंडामेंटल है जिससे आप बना पाएंगे, बना ले। न्यूटन का mlt फॉर्म होता है m l t-2 हो जाता है बेटा, और सेकंड का होता है t हो जाता है, डिवाइड बाई अगर m की बात करें तो l स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको ऊपर ले जाएंगे, एक कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली मुझे मिलेगा m l इनवर्स और t इनवर्स इज द करेक्ट आंसर। तो m l इनवर्स और t d फॉर डेली इज द करेक्ट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऐसे। यहाँ से भी जाओगे तो शेयर स्ट्रेस को लिखते हो फोर्स बाई एरिया लिखेंगे, ठीक है। और डी यू के लिखेंगे मीटर पर सेकंड, है ना, लेंथ पर टाइम की बात करेंगे। और ये 1 लेंथ की ऑलरेडी अपने, तो सॉल्व करने पर अल्टीमेटली आप लोग को ये देखने को मिलेगा, और इसको न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डेली। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। होता है विस्कोसिटी दिया है, मतलब कि डायनेमिक विस्कोसिटी की बात। ये कौन सी विस्कोसिटी बेटा, डायनेमिक विस्कोसिटी। क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी की बात हो रहा है। काइनेमेटिक्स की बात करते हैं, मीटर स्क्वायर पर सेकंड की बात होगी, तो मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर और सेकंड वाला t⁻⁻1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हम लोग देख पा रहे हैं, वन पॉइस। अब यहाँ पर पॉइस जो होता है बेटा, ये विस्कोसिटी का यूनिट होता है। तो आपको पता होना चाहिए वन पॉइस इज इक्वल टू कितना न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, तो 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये सीजीएस यूनिट हो जाता है, ये एसकेएस ऐसा यूनिट हो जाता है। एमकेएस यूनिट की बात करो तो 1/10 को हम लिखते हैं 0.1 की बात करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0.1 न्यूटन सेकंड पर मीटर। अभी जस्ट मैंने विस्कोसिटी का, जब मैं विस्कोसिटी का यूनिट की बात कर रहा था तो उसका यूनिट भी आ गया। एमएलटी की बात कर रहा था तो एमएलटी। ये जो है याद रखना बेटा, विस्कोसिटी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है फ्लूइड प्रॉपर्टीज होती है। ये होता है डायनेमिक विस्कोसिटी होती है बेटा आपका, डायनेमिक की बात करेंगे, और एक होता है काइनेमेटिक्स की बात करेंगे, ठीक है। दोनों विस्कोसिटी का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसको न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और अपने को फंडामेंटल पता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ये बात हो गई। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, दोनों का यूनिट वगैरह सारी चीज़ें आप लोग देख पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, पूछो मत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मर्करी डज नॉट वेट द ग्लास ड्यू टू। अब कोहेशन अधेशन वाला कॉन्सेप्ट है, दो चीज याद रखना बेटा। जैसे कि मरकरी की बात करो, वाटर की बात करो, वाटर को मैं हथेली में लूंगा तो वाटर जो भाई साहब है इस सरफेस को वेट कर देता है, मतलब गीला कर देता है। लेकिन मरकरी को अगर डाल दिया जाए यहाँ पर मरकरी को, तो मरकरी क्या होता है, यहाँ से भागना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो यहाँ पर स्टिक नहीं हुआ। मतलब कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मरकरी जो है चिपक नहीं रहा है, मतलब वेट कंडीशन नहीं कर पा रहा है, लेकिन वाटर कंप्लीटली वेट है। इसका कारण सुनना, मरकरी की प्रॉपर्टीज होती है। मरकरी की प्रॉपर्टीज होती है कि मरकरी जो है आपका कोहेशन फिनोमिना, इसका कोहेशन फोर्स जो होता है ज़्यादा होता है, इसलिए अपने मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट करके ऐसे रखे रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं अधेशन। वाटर H2O जो बात करते हैं, वाटर की बात करते हैं, वाटर का अधेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है। क्या होता है, अधेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, मतलब आधा वाटर आधा डिफरेंट फ्लूइड, दो फ्लूइड के दो डिफरेंट फ्लूइड या दो डिफरेंट सब्सटेंस आपस में कांटेक्ट में चिपक जाते हैं, तो वाटर दूसरे को यहाँ पर वेट कर दे रहा है, तो मतलब उसका अधेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है।
मर्कुरी अपने में कोहेसन मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्ट होता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच नहीं होता है। तो सेम मॉलिक्यूल्स के कारण क्या होता है, वो जो है छोटे-छोटे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और ये आपका प्लेट आपका अलग होता है, लेकिन मर्कुरी का जो पार्टिकल्स है इस फॉर्म में आप लोग को देखने को मिलता है। वैसे ही इसकी बात करेंगे तो ये पूरा ऐसे फैल जाएगा, है ना? ये क्या होगा, इस प्लेट पर फैल जाएगा, किसमें? H2O में। तो अधेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, कोहेसन प्रॉपर्टी इसका ज़्यादा है। तो आप बोल सकते हैं कोहेसन इज ग्रेटर देन अधेशन प्रॉपर्टीज की बात करेंगे तो ये मर्कुरी वेट आपका सरफेस को वेट नहीं करता। तो इट इज द कोहेशन इज जीरो, इट इज सरफेस टेंशन इज जीरो, द अधेशन इज जीरो, इट इज द सॉलिड मेटल एट रूम टेम्परेचर। अब मुझे बताओ, जब मैं अगर बोलूंगा कि कोहेशन प्रॉपर्टीज मैक्सिमम है तो अधेशन को हम लोग क्या करेंगे बेटा, जीरो कर दूंगा। अधेशन को क्या कर दूंगा, जीरो कर दूंगा, तभी तो कोहेशन ज्यादा होगा। तो कोहेशन जीरो नहीं हो सकता इसमें। और नॉट वेट बोला ना, इट इज सरफेस टेंशन, इसकी बात ही छोड़ दो आप, बचा अधेशन, इट इज द अधेशन इज जीरो। समझ आई बातें? तो मेरा कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो गया कि मरकरी के केस में आपका अधेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, कोहेशन को निग्लिजिबल कर देते हैं। वैसे ही वाटर के केस में अधेशन प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है और हम लोग क्या करते हैं, कोहेशन को निग्लिजिबल कर देते हैं। कहने का मतलब वाटर जो है सरफेस को गीला कर देता है और मरकरी जो है सरफेस को गीला नहीं करता। डू डज नॉट वेट द ग्लास। ग्लास एक आपका सब्सटेंस है, ठीक है, याद रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द एक्सप्रेशन ऑफ द कैपिलरी राइज is given by when the surface tension sigma, angle of contact theta and density is rho. व्हाट इज द कैपिलरी एक्शन? तो कैपिलरी एक्शन क्या होता है बेटा, एक मान लो एक कंटेनर ले लो बेटा, यहाँ पर आपने फ्लूइड रख दिया, फ्लूइड रखने के बाद एक छोटा सा स्मॉल ग्लास जो है, स्मॉल ग्लास का ट्यूब जो है हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, इमर्ज कर देते हैं, जिससे क्या है वाटर ऊपर की ओर चला जाता है। तो ये वाटर कितना आपका सरफेस से ऊपर गया है, वो एच राइज, इसी की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट फार्मूला की बात करेंगे तो ये होता है आपका सरफेस टेंशन फिनोमिना के कारण देखने को मिलता है। तो एच इक्वल टू 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी होता है। एच इक्वल टू क्या निकालते हैं बेटा, 4 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी डी की बात करते हैं। ये आपका डेफिनेशन है, और डेफिनेशन बोले ये रिजल्ट है, रिजल्ट ही आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप देख रहे हैं राइज जो है किस किस पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। जो राइज है वो इज अ फंक्शन ऑफ, देखो कहाँ पर, सिग्मा सरफेस टेंशन पर भी डिपेंड करेगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट पर भी डिपेंड करेगा। रो तो रो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड कांस्टेंट ले लेते हैं, और जी को भी मैं कांस्टेंट, और डी पर डिपेंड करेगा। तो तीन चीज याद रखना, जितना डायमीटर कम होगा उतना राइज हाई होगा बेटा, और जितना सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा उतना आपका राइट, मतलब कि वाटर के केस में राइज होगा, ठीक है। तो बी फॉर बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख पा रहे हैं, प्रेशर इंटेंसिटी, प्रेशर इंटेंसिटी इनसाइड द वाटर ड्रॉपलेट मतलब कि सॉरी, वाटर ड्रॉपलेट क्या होता है, जब वर्षा की बूंदे, रेन वाटर की बात करते हैं, जो ड्रॉप होता है उसकी बात करते हैं, वो स्फेरिकल फॉर्म में हम लोग कंसीडर करते हैं। किस फॉर्म में कंसीडर करते हैं दोस्त, स्फेरिकल फॉर्म में, वेयर द सरफेस टेंशन सिग्मा एंड डी इज डायमीटर ऑफ द बबल्स की बात होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट की बात हो रही है, तो सिंपल हम लोग एक वर्षा का बूंद की बात करेंगे, रेन वाटर का जो ड्रॉपलेट की बात करूंगा, उस केस में सरफेस टेंशन की वैल्यू क्या होती है, 4 सिग्मा बाई डी। याद रखना, P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी, 4 सिग्मा बाई डी याद रहेगा। और अगर लिक्विड जेट की बात करूंगा तो लिक्विड जेट को आप लोग आधा कर दो, लिक्विड जेट की बात करेंगे, लिक्विड जेट की बात करूंगा तो ये हो जाएगा 2 सिग्मा बाई डी। अगर मैं बबल्स की बात करूँ, एयर बबल्स की बात करूँ, है ना, एयर बबल्स की बात करूँ या बबल्स की बात करूँ बेटा, तो बबल्स की बात करूंगा तो बबल्स के केस में 1 सिग्मा बाई डी होता है, मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाता है। तो याद रखना, मैंने क्या कहा बेटा, सबसे पहले अगर ड्रॉपलेट की बात, सिंपल ड्रॉपलेट की बात करूंगा तो 4 सिग्मा बाई डी हो जाएगा। और बबल्स की बात करेंगे, बबल्स की बात करें, एयर बबल ना हो गया, बबल्स लिखो, सॉफ्ट बबल लिखो, सॉफ्ट बबल लिखो, एयर बबल ना होगा, सॉफ्ट बबल की बात करूंगा तो मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, और लिक्विड जेट की बात करूंगा तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो ये फंडामेंटल याद रखना। और दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है रेडियस के फॉर्म में, तो रेडियस के फॉर्म में इसको डी इक्वल टू आर, 2r होता है बेटा, तो 2 सिग्मा बाई आर की बात हो जाएगी, 2 सिग्मा बाई आर की बात हो जाएगी। और आप लोग ऐसे करके कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका सी फॉर चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं 10 क्वेश्चन है, 10वां नंबर का क्वेश्चन है। एंड ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9,
मतलब एक ऑयल दिया है, ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या दे दिया है, 0.9 दे दिया बेटा आप लोग को। द कंटेन इन अ वेजल, एक वेजल में आपका रखा हुआ है, ये देखो। एट अ पॉइंट एट हाइट ऑफ द ऑयल इज 40 मीटर, उसकी हाइट जो है आपका 40 मीटर दिया हुआ है। फाइंड द करस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ वाटर, अब मैं बोल दिया इसी केस में इसको हटा के वाटर डाल दूंगा, अभी ऑयल था, अब दूसरे में क्या कर दिया, वाटर डाल दिया, तो उस केस में हाइट क्या होगा, तो वाटर का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है बेटा, 1 होता है, और डेंसिटी क्या होती है, 1000 होती है। तो एक रिलेशन है, जैसे कि आप लोगों को पता है दोनों का प्रेशर मैंने कांस्टेंट ले लिया, तो प्रेशर जो होता है P इज इक्वल टू रो जी एच की बात करूंगा। मैंने बोला कि टॉप का प्रेशर दोनों का इक्वल है, तो मैं बात करूंगा रो वन G1 H1 इज इक्वल टू रो टू G2 H2 की बात करते हैं। तो G1 G2 दोनों तो कांस्टेंट होगा, सेम हो गया, ग्रेविटी ये कैंसिल आउट हो गया, तो रो वन H1 इज इक्वल टू रो टू H2। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक ग्रेविटी के फॉर्म में, तो S1 H1 इज इक्वल टू H2 H2, ये निकाल दो। S1 कितना दिया बेटा, 0.9 है, और H1 कितना दिया बेटा आप लोग को, 40 दिया हुआ है, और इसकी वैल्यू 1 है, और H2 आपको निकालनी है। मल्टीप्लाई कर दो तो 36 इज द करेक्ट आंसर। 36 मीटर, अगर वाटर उसी की जगह वाटर रख दूंगा तो 36 इसका आंसर देखने को मिलेगा। समझ आया? एक कंटेनर है जिसमें अगर मैं ऑयल डाल दिया जिसके स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.9 है और उसकी हाइट क्या है 40 mm है, उसी के करस्पॉन्डिंग एक और कंटेनर लिया जिसका प्रेशर टॉप प्रेशर सेम होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को बैलेंस करने के बाद उसकी हाइट की बात करूंगा, तो हाइट जो निकालेंगे 36, तो इसमें 36 आएगा, इसमें मतलब जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम है उसकी हाइट आपकी ज़्यादा है, और जिसके स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है उसकी हाइट कम। तो यह है बेसिक टॉप 10 टॉप 100 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं। पार्ट 1 की बात होगी, ऐसे ही मैं कंटिन्यूसली सीरीज आपके पास लेके आऊँगा। बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, और अपना एग्ज़ाम की तैयारी बहुत फोकस होकर कीजिए बेटा। एक छोटी छोटी मिस्टेक आप लोग को एग्ज़ाम से बाहर कर देगी। आप लोग को पता है कि मैकेनिकल में बहुत कम पोस्ट आते हैं, लेकिन हमको तगड़ा मेहनत करना है और छोटी छोटी चीज़ को लेके चलना है। डेफिनेटली हर चीज़ आपके सामने है और सॉल्व कर पाएंगे, बस कंसंट्रेशन की कमी रहती है बच्चों पे। तो क्वेश्चन लगाना सीखो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेनिफिट। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसका पार्ट 2 पर, और बहुत ही अच्छे से हम लोग बात कर पाएंगे।